जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये टॉप 30 वाली जो सीरीज़ मैंने चला रखी है उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, 34वां वीडियो है। 33 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर पड़े हुए हैं, उसको देख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं मैंने। यकीन मानिए उसको देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि इसमें पीवाईक्यू के साथ साथ नए जो प्रश्न हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, करंट अफेयर्स भी है। और आपका जो जो भी मतलब एग्ज़ाम है, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम्स का हो, चाहे वो किसी स्टेट पीएससी का हो, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसको चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इसको। देखिए एक दो थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिच की वजह से साउंड का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको थोड़ा सा लगे तो इसको थोड़ा सा बेयर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, एक दो दिन में सही हो जाएगा सब कुछ। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें मैंने इसका एक पार्ट मैंने पहले बना दिया है, बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ किया था, लेकिन उसमें साउंड का इशू आ गया, इसलिए वो वीडियो थोड़ा सा मुझे भी सही नहीं लगा। लेकिन अभी आगे से ये चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए, और ये द यूनियन एग्जीक्यूटिव वाली जो सीरीज़ है उसी का नेक्स्ट। ठीक है, वैसे ये 34वां है ये पार्ट। चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए अभी आपको पता है कि इकोनॉमिक सर्वे भी आ चुका है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे भी आ चुका है 2022-23 के लिए, और बजट भी आ चुका है। ठीक है, 2023 और 24 के लिए। तो देखिए इसमें मेन चीज़ें मैं एक वीडियो में कवर करूँगा, दोनों की महत्वपूर्ण चीज़ें जो कि परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी, पूरे वर्ष महत्वपूर्ण रहेगा ये। तो उसको मैं कवर करूँगा एक दो दिन में, वो वीडियो मैं आपको बना के दे दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी वैसे बहुत सारे न्यूज़ यूट्यूब में भी आपको मिल जाएंगे, और बहुत सारा जो अभी आगे जो पत्रिकाएँ आएंगी, मासिक पत्रिका जो आती हैं, ठीक है, मैगजीन्स वगैरह में भी बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। तो बहुत डीप में मैं नहीं बताऊँगा आपको, आपको सिर्फ वही एकदम टू द पॉइंट बताऊंगा जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। बाकी जो ब्रीफ में है वो सारा चीज़ आप डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। वैसे मैंने उसकी कॉपी शेयर कर रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, देखिए एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। तो देखिए इसमें जब ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है। देखिए पारित होने के बाद वह नियम अधिनियम नहीं बनता है। पारित होने के बाद जब उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है तब वो अधिनियम बन जाता है। जो विधेयक होता है वो एक्ट बन जाता है जब उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये जो दिया हुआ है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो वो अधिनियम बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए कथन, देखिए भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। तो बिल्कुल सही बात है, उससे वहाँ के राजा से भिन्न है। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। तो बिल्कुल नहीं मिलता है, क्योंकि आप देखिए वहाँ पे प्रेसिडेंट की जो पावर है वो अलग है, यहाँ पे प्रेसिडेंट की पावर अलग है। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पहला सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, रीज़न। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, वो पहले भी बताया है मैंने, अभी भी बता देता हूँ आपको। देखिए संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही बात है। राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य नहीं। ठीक, सभी राज्यों की। अब देखिए अगर ऐसे अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाएं तो आपको और ऑप्शन पढ़ने की शायद ज़रूरत ना पड़े। कैसे, देखिए अगर आप दो, देखिए दो जब गलत हो गया तो दो जहाँ जहाँ है वो आप ऑप्शन से हटा दीजिए। जैसे यहाँ पे है दो तो ये गलत हो गया, यहाँ पे है ये भी गलत हो गया, तो दो ऑप्शन आपके हट गए। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो ये सही है सभी राज्यों के। ठीक है, तो एक हो गया, तीन हो गया। ठीक है, और एक तीन, उसके बाद दिल्ली पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो ये एक तीन चार, यानी इसका करेक्ट आंसर डी हो गया। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि मृत्यु त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा। तो बहुत सिंपल सा है, मैंने पहले भी बता दिया था आपको, पहले भी प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं। लास्ट वाला वीडियो देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो उसके इस स्थिति में उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्यवाहक राष्ट्रपति जब वो बनते हैं तब फिर वो उपराष्ट्रपति का, यानी कि जब राज्यसभा के सभापति होते हैं, उसका कार्य नहीं संभालते हैं। फिर वो सारी जो कार्य और शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति वाली, वही उनको प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन वो परमानेंट नहीं होते हैं, ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है। विदिन 6 मंथ में उनका मतलब नए जो राष्ट्रपति होंगे उनका चुनाव करके वहाँ पे बिठाया जाएगा उनको, वो नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ ऐसा हुआ था जब राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, तो उस समय उनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। उस समय वीवी गिरी जो है उपराष्ट्रपति थे,
और वीवी गिरी साहब कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, ठीक है, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और उनका जो पद था इधर उपराष्ट्रपति वाला खाली हो गया। अब इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए उस पद से इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि वो हमेशा नहीं बने रह सकते थे, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो इधर जो वाइस प्रेसिडेंट था ये भी पद खाली हो गया और इधर प्रेसिडेंट का खाली हो गया। ऐसे में जो उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम हिदायतुल्ला थे, वो प्रेसिडेंट बने थे। तो एकमात्र ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैं चीज़ों को बता दे रहा हूँ, कनेक्ट कर लीजिएगा आप। ये एकमात्र जो CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधान न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति फिर बने, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट सही उत्तर का चयन करना है। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। तो ये अब देखिए, अगर आप अनुच्छेद उसके हिसाब से जाएंगे तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। तो पहले वाला ही गलत हो गया। तो अगर आप सीधे सीधे देखेंगे तो पहला ही आपका गलत हो गया, यानी कि इसके हिसाब से देखेंगे तो आपका जहाँ जहाँ पहला है ऑप्शन में, पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ये होता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ है पहला, यहाँ है पहला, यहाँ है, और बाकी आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो, सीधे आपका उत्तर मिल गया, यानी विदिन 2-3 सेकेंड्स में ही आपको आंसर मिल गया। तो ये इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। बाकी पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही बात है। 75 का जो 1 होता है उसके हिसाब से अनुच्छेद। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, बिल्कुल सही बात है। यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन के सदस्य हों, बिल्कुल सही बात है, लेकिन 6 महीने के भीतर ही उनको किसी न किसी सदन, चाहे उच्च सदन या निम्न सदन, यानी लोकसभा राज्यसभा में से किसी भी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो ये चीज़ महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है। कैसे? मैंने ये आपात पे बनाया है वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, ठीक है। आपातकाल पे वीडियो मैंने पूरा बना रखा है, बहुत बढ़िया से अच्छे से समझा रखा है उसको, तीनों आपातकाल। तो एक तो बाहरी आक्रमण में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सशस्त्र विद्रोह बिल्कुल कर सकते हैं। सांप्रदायिक संघर्ष में नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। आंतरिक अशांति, तो अब इसमें ऑप्शन देख लीजिए, जैसे आपको ऑप्शन से समझ में आ जाएगा। तो जो ये चौथा तो होगा ही नहीं, वैसे भी नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका कट जाएगा। आंतरिक अशांति के साथ ये वर्ड जरूर जुड़ा होना चाहिए, जो सशस्त्र विद्रोह है। तो यानी कि 1 और 3 ये केवल आंतरिक अशांति के आधार पे नहीं हो सकता है। 1975 में जब ये लगा था आपातकाल, उस समय आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ आफ्टर इमरजेंसी, जब जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उसमें जब संविधान संशोधन हुआ तो ये वर्ड मेंशन कर दिया गया। तो ये भी प्रश्न याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है, क्या पता पूछ ले कि किस संविधान संशोधन में ये सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया था ये शब्द। तो 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, उसके थ्रू ये वर्ड जोड़ा गया था, ठीक है। इसका आंसर होगा डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? तो ये बहुत अच्छे तरीके से याद करने का एक तरीका बताता हूँ। जैसे 60 जो अनुच्छेद है उसमें उनका शपथ या प्रतिज्ञान जो दिया हुआ वो उसका फॉर्मेट है, और 61 में याद रखिए कि महाभियोग, यानी कि एक तो है कि शपथ लिया विराजमान होने के लिए, दूसरा जो महाभियोग है वो हटाने के लिए। तो इस तरीके से 60, 61 ऐसे करके याद रखिएगा आप। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो अनुच्छेद जो 108 है, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा ये आहूत की जाती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो इसमें क्या पूछा है, संयुक्त आहूत कौन करता है ना? तो आहूत तो राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन जो अध्यक्षता की जाती है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अगर वो उस समय नहीं है तो जो उपाध्यक्ष हैं वो करेंगे, या वो भी नहीं है तो कहने का मतलब लोकसभा से ही कोई ना कोई व्यक्ति करेगा जो सीनियरिटी में रहेगा वो, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसको किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो संवैधानिक अधिकार है वो किसके पास है? तो ये सब जो कार्य है वो राष्ट्रपति ही करते हैं। कहीं भी अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करना है तो वो इनका ये अधिकार है, संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति को होता है, ठीक है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति निम्नलिखित में से किस पर लागू होती है? तो आपको पता है कि ये राष्ट्रपति पर लागू होती है। अध्यक्षात्मक जो प्रेसिडेंशियल शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो ये किस देश में हुआ? सबसे पहले आपको पता है कि यूएसए जो है वो सबसे जो पुराना लोकतंत्र है वो यूएसए में है, और सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है वो भारत में है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था? वैसे क्रम वाले प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन क्रम याद रखिएगा। अगर याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, ये 13वां है, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। अभी जो बनी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इनका 15वां क्रम है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक, क्या पता पूछ ले।
संसद के राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो ये कैबिनेट जो होती है, सेंट्रल कैबिनेट, उसी के द्वारा ही तैयार किया जाता है और वही वो भाषण में देते भी हैं, अपने आप से वो वहाँ पर कुछ नहीं बोलते। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? देखिए, ये अनुच्छेद जो आपका 74 है, उसी के अनुसार है ये बाध्यता भी। जैसे क्या होता है जब वीटो पावर की बात आती है, ठीक है, तो वीटो पावर में जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक एब्सोल्यूट वीटो होता है यानी अत्यंतिक वीटो, ठीक है, और एक होता है सस्पेंशन वीटो, एक होता है जेबी वीटो। तो जो सस्पेंशन वीटो होता है ना, जैसे सस्पेंशन वीटो में क्या होता है कि एक बार वो चीज़ों को वापस करते हैं, तो ये चीज़ खैर इससे संबंधित नहीं है। आप याद रखिएगा कि बाध्यता ही है, उनको मानना ही है। ये बाध्यता जो 24वां संविधान संशोधन है उसमें ये चीज़ इंक्लूड कर दी गई थी, तो ये याद रखिएगा, ठीक है, 1971 में जो हुआ था। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो ये एंग्लो इंडियन के हिसाब करते थे, लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि ये अब समाप्त कर दिया गया है। जो 104वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, वो उसके तहत इस चीज़ को अब फिनिश कर दिया गया है। ये प्रावधान अब ना तो केंद्र में है ना ही राज्य में। पहले था कि केंद्र में 2 लोगों को करते थे और राज्यों में जैसे 1, ठीक है, तो अब ये समाप्त कर दिया गया है, ठीक। ये चीज़ याद रखिएगा, अल्पसंख्यक ये वाला एंग्लो इंडियन वाला। अध्यादेश जारी करने का जो राष्ट्रपति का अधिकार है वो कौन सा अधिकार है? तो विधायी अधिकार है। और इसका अनुच्छेद कौन सा है वो याद रखिएगा, 123 नंबर का अनुच्छेद, ठीक है। चलिए, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वीटो शक्तियाँ हैं? तो मैंने अभी आपको बताया ना कि एक तो पूर्ण वीटो है, एक पॉकेट वीटो भी है जिसको जेबी वीटो कहते हैं, एक निलंबनकारी जो वीटो होता है उसको भी बोलते हैं सस्पेंशन वीटो, ठीक। ये तीनों वीटो होते हैं, इनका याद रखिएगा। जैसे एक तो अत्यंतिक वीटो क्या होता है? जैसे अत्यंतिक वीटो वहाँ लगाया जाता है जब कोई गैर सरकारी व्यक्ति, यानी गैर सरकारी व्यक्ति का मतलब होता है, समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा तो आप कभी नहीं बोलेंगे। गैर सरकारी वीटो, गैर सरकारी व्यक्ति जब कोई विधेयक लेकर आता है तो उस पर वो लगाते हैं, जो रोक लगाते हैं उसको अत्यंतिक वीटो कहते हैं, ठीक है। उसी पे बेसिकली लगाया जाता है ये मेनली, ठीक है। सस्पेंशन वीटो क्या है कि एक बार जैसे प्रस्ताव पारित करके लोकसभा से, दोनों सदन से मतलब भेजा गया, तो एक बार वो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, ठीक है। तो वो एक बार भेज सकते हैं, लेकिन दोबारा या तो चाहे वो संशोधन करें लोकसभा राज्यसभा में, मतलब कहीं से भी, या ना करें, लेकिन अगर दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज दिया तो वो उनको बाध्य है मानने के लिए। तो वो निलंबनकारी वीटो वही होता है कि एक बार मतलब विचार के लिए भेजा गया, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। पॉकेट वीटो का मतलब होता है कि पॉकेट यानी जेब में रख लिया, भूल गए, ना वापस किया ना ही उसको मंजूरी दी, तो वो पॉकेट वीटो होता है। किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत करते हैं? तो मैंने बताया 108 अनुच्छेद के तहत, 108 जो आर्टिकल है उसके तहत। एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना, ठीक है, ये, या फिर एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना, तो ये भी है, ये भी है। एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्रवाई न करना, ये भी है। तो ये उपरोक्त सभी परिस्थितियां हैं। देखिए, कई सारे ये जो ज्वाइंट सेशन होता है, बेसिकली ये आपका सिर्फ जो सामान्य जो विधेयक होते हैं उन्हीं के लिए होता है। लेकिन अगर कहिए कि कोई वित्त विधेयक हो गया, कोई मनी बिल हो गया, या कोई संविधान संशोधन विधेयक हो गया, इनके सब के लिए जो है ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्या पता पूछ ले। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? इसमें से देखिए तो कौन थे जो गृह मंत्री थे? तो वो ज्ञानी जैल सिंह थे, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक। आज थोड़े से प्रश्न ज़्यादा हैं क्योंकि बीच में एक दो कम बताए थे मैंने, 24 25 प्रश्न थे, तो थोड़ा थोड़ा करके एक दो प्रश्न ज़्यादा हैं इसमें। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद का अधिवेशन आरंभ होने के कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार में प्रभावी रह सकता है? तो देखिए, जैसे टोटल अगर बात की जाए कि कितने दिन वैलिड रहता है, तो 6 महीने, 6 माह, 6 सप्ताह। तो जो ये 6 सप्ताह वाला है, ये है जब जो संसद की जो कार्रवाई शुरू होती है, संसद का अधिवेशन, जैसे अभी जो बजट का अधिवेशन चल रहा है, ठीक है, तो इसके 6 हफ्ते तक वो वैलिड रहेगा। यानी कोई विधेयक अगर पारित हुआ है तो 6 हफ्ते तक रहेगा, तो यानी कि ये याद रखिएगा 6 सप्ताह तक, ठीक। ये प्रश्न याद रखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा यार, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आप भी साथ साथ में हल करिए इसको और बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामलों में कर सकता है? तो देखिए मित्र, दंड में भी करता है, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड में भी करता है। ऐसे मामले में दिए गए दंड जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हों, तो ये सभी के मामले में ये क्षमादान कर सकता है। आपको बता दूं चलते चलते, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है
देखिए इनका जो क्षमा होता है, एक तो क्षमा होता है पूरा है, ठीक है, एक होता है प्रविलंबन। ठीक, क्षमा मतलब पूरा ही क्षमा कर दिया, यानी कि किसी दंड के लिए क्षमा दे दी तो उसी स्थिति में पहुंच जाता है जैसे कि कोई वो, मतलब अपराध से तो क्षमा मिल ही गई, फिर वो उसी स्थिति में पहुंच जाता है जैसे उसने कोई अपराध किया ही ना हो, तो वो हो गया पूरा क्षमा। ठीक है, प्रविलंबन क्या है कि किसी जो कोई दिया गया है दंड उसमें विलंब कर देना। ठीक है, प्रविलंबन। परिहार क्या होता है कि जो सज़ा की प्रकृति है, मान लो 2 साल कैदे बामुशक्कत बोलते हैं ना, तो वो कैदे बामुशक्कत तो रहेगी, उसको 2 साल से 1 साल कर दिया, लेकिन रहेगी वो बामुशक्कत ही, यानी कि उसके साथ वो कुछ कुछ चीज़ें ऐड रहेंगी, तो वो प्रकृति नहीं चेंज होगी, नेचर नहीं चेंज होगी, उसका समय थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा। तो ये हो गया, क्षमा हो गया, प्रविलंबन हो गया, परिहार हो गया, और विराम। विराम का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज़ रोक दी गई किसी स्पेसिफिक पर्पज़ की वजह से। ठीक है, मान लो कोई गर्भवती महिला है, उनको दंड दे दिया गया है, लेकिन चूंकि वो गर्भवती हैं तो उस टाइम तक के लिए वो चीज़ रोक दी जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद ही, तो ये सारी चीज़ें हैं जो, और ये किस अनुच्छेद के तहत है, तो ये 72 अनुच्छेद याद रखिएगा। ठीक है, 161 ये अनुच्छेद जो है ये राज्यपालों के लिए है, तो ये पूछा भी जाता है, दोनों का कंपेरिजन पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है, तो कौन सा नहीं है संवैधानिक विशेषाधिकार? साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, तो ये तो है ही, बिल्कुल है। ठीक है, ये कर सकते हैं। वित्तीय बिल को, अभी मैंने जैसे बताया कि वित्तीय बिल जो होता है ना, वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकते, क्योंकि जो वित्तीय बिल होते हैं या जो संविधान संशोधन विधेयक बिल होते हैं, ये सब ऐसे बिल होते हैं जो इनके पूर्व प्रायर परमिशन के साथ ही सदन में रखवाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि पहले ही परमिशन ले लिया जाता है और इसको ये वापस नहीं कर सकते हैं, तो ये करेक्ट आंसर इसका होगा बी। बाकी ये सब ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो ये आर्टिकल 352 बोल रहा है, यानी कि ये आपात की बात कर रहा है, तो संवैधानिक मशीनरी की विफलता तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, आक्रमण हो सकता है, आंतरिक अशांति नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसमें आंतरिक सशस्त्र विद्रोह ये शब्द जुड़ा होना चाहिए, तो ये जो लिखा हुआ है युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह, तो ये करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि क्या है? ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है तीनों, आप देखिए, उसकी लिंक भी दे दूंगा मैं, आई पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आपातकाल वाला बहुत अच्छे तरीके से एकदम बढ़िया से समझाया है, एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे उससे। आपातकाल से कुछ भी पूछ ले, तीनों आपातकाल मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि कैसे रहती है? तो बढ़ाई जा सकती है, 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, तो एक बार में 1 वर्ष कितनी भी बार बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो इसमें यही चीज़ इसमें पूछा है इसमें, तो केवल आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए, है ना, तो ये चीज़ याद रखिएगा। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध करता है, तो बेसिकली इसमें पूछा है कि कौन सा उपबंध है, कौन सा आर्टिकल है जो ये चीज़ बताता है कि राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु राष्ट्रपति जो है वो कर सकता है। ठीक है, तो इसमें है बेसिकली ये आपका जो 160 अनुच्छेद है आर्टिकल, इसी में ये चीज़ें दी गई हैं। एक बार आप लोग बेयर एक्ट जरूर रखिए। ठीक है, पॉलिटी अगर आप पढ़ते हैं, पॉलिटी के लिए बेयर एक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बेयर एक्ट में क्या है, चीज़ें आपको बहुत सारी, देखिए ये जो बुक्स होती हैं, रेफरेंस बुक्स वगैरह ये सब होती हैं ना, ये सब क्या है आपको, मतलब हो सकता है कि कहीं इधर उधर हो जाए या चीज़, लेकिन बेयर एक्ट रहता है उसमें आपको सारा डिटेल में जानकारी मिल जाती है। जैसे पार्ट बाय पार्ट आपको मिल जाएगा, मान लो 19 आर्टिकल है, ठीक है, उसके अंदर 1 2 3 4 जो भी है सब आ जाएगा। ठीक है, कोई नया चीज़ उसमें जो क्लॉज में सब क्लॉज ऐसे ऐड रहते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें उसमें बेयर एक्ट में क्लियर कट पता चल जाती हैं। कौन सा कथन असत्य है, नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें देखिए कौन सा कथन असत्य है, तो राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, तो ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, बिल्कुल सही बात है, अनुच्छेद 14 में 64 में लिखा गया है ये। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, तो ये गलत है। ठीक है, ये कहाँ करता है भाई, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति थोड़ी करता है, उसके लिए तो निर्वाचक मंडल होता है, वो लोग करते हैं, जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। तो भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं, तो देखिए इसमें कब भंग कर सकते हैं, भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर बिल्कुल नहीं, लोकसभा की अनुशंसा पर बिल्कुल नहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर कर सकते हैं। ठीक है, MPPCS में देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, तो इस तरीके से प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पूछे गए हैं ये। संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है, तो जब संविधान का उल्लंघन होता है तभी लगाया जा सकता है, और किसके द्वारा लगाया जा सकता है, संसद के दोनों सदनों में से कहीं से भी ये प्रक्रिया
प्रारंभ की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व, हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, ये वाला प्रश्न देखिए, इसमें जब जो महाभियोग लगाया जाता है इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है वो संविधान के उल्लंघन पे लगाया जा सकता है, लेकिन जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनके लिए इम्पीचमेंट के लिए कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि वो संविधान का उल्लंघन करेंगे तभी उनके खिलाफ इम्पीचमेंट लाया जाएगा। कोई सामान्य वो होगा उसके उस पर भी इम्पीचमेंट लाया जा सकता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, याद रखिएगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, तो बिल्कुल हटाया जा सकता है, इम्पीचमेंट द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती हैं, तो किस में निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, चलिए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? तो देखिए, ये जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था ना, 24वां संविधान संशोधन इनको बाध्यता कर दी गई थी, बाध्य बनाया गया था, लेकिन जो ये 44वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें ये चीज़ कहा गया कि ठीक है, वो एक बार इसको वापस कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ये है विधेयक है, तो उसको कोई बिल है वो मतलब दोनों उससे पास करके भेजा गया, तो उसको एक बार अगर राष्ट्रपति को लगता है कि इसमें कुछ सुधार करना है या कोई चीज़ सही नहीं है संवैधानिक रूप से या जो भी लगे उनको, तो वो एक बार जो है वापस कर सकते हैं। लेकिन ये जो बिल वापस आया उसमें सुधार होगा नहीं होगा, ऐसे ही वापस कर दिया जाए बिना किसी सुधार के, वो फिर उनको अप्रूवल जब दोबारा जाएगा तो उसमें अप्रूवल उनको देना ही पड़ेगा। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा, बाध्यता है। फिर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित बिल किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो ये जो आपका अनुच्छेद 111 है, ठीक है, ये अनुच्छेद 111 के तहत ही ये जो वीटो वाला जो कॉन्सेप्ट है इसी में आता है। तो इस तरीके से भी अगर प्रश्न पूछा जाए कि वीटो वाला कॉन्सेप्ट, वैसे वीटो का कोई मतलब पूछा नहीं जाएगा, लेकिन यह है कि जो ये प्रश्न दिया हुआ है इसी तरीके से पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा 111 में भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो कैसे? तो आप देखिए, संसद के द्वारा किसी भी सदन से इम्पीचमेंट की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इम्पीचमेंट में एक चीज़ याद रखिएगा कि सबसे पहले तो संविधान के उल्लंघन, अगर संविधान का उल्लंघन हो रहा है तभी ये प्रक्रिया प्रारंभ होगी, और 14 डेज भी प्रायर, 14 डेज प्रायर जो है आपको सूचना देनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, तो बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस सदन में ये इम्पीचमेंट प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है उसके 1/4 जो सदस्य हैं उस पर हस्ताक्षर करेंगे जो ये सूचना, ये चीज़ दी जा रही है, मतलब इम्पीचमेंट शुरू होगा। तो 1/4 किसी भी जिस सदन में शुरुआत हो रही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी जो ये सदन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा कि दोनों सदनों से विशेष बहुमत से जो है वो पारित होना चाहिए, और जैसे ही पारित होगा फिर उसी दिन मतलब राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो ये याद रखिएगा, ये चीज़ महत्वपूर्ण थी, कॉन्सेप्चुअल चीज़ था, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बता दिया। भारत का कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? तो एग्जीक्यूटिव हेड जो है वो राष्ट्रपति ही होता है। ठीक, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, संसद के किसी भी सदन से ये प्रारंभ किया जा सकता है, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, तो ये आपके आज यहाँ पे मैंने लगभग 35 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कम थे बीच बीच में, तो वो भी मैंने कवर किया है। इसमें सोचा कि 2-4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैं आपको करवा दूँ। तो इन प्रश्नों के अलावा भी मैंने आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं। ठीक है, बहुत सारे फैक्ट्स बताए हैं, और जितना डिटेल्ड हो सकता था मैंने आपको बताया है। ठीक है, थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम हो सकता है, इको साउंड का, तो वो 1-2 दिन में सही हो जाएगा। प्लीज़ इसको आप लोग थोड़ा पेशेंस के साथ सुन लीजिएगा, सुनाई देगा। अगर आप ईयरफोन लगा लेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सुनाई देगा जी। ठीक है, बेसिकली आप इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।